बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं यूनिट 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसमें हम पूर्ति का नियम, बाजार पूर्ति तालिका और पूर्ति को कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति वक्र में चलन, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम समझेंगे। इस इकाई से हमारा कुल 7 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न यानी हमारे वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न। अति लघुत्तरीय का मतलब है 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 3 अंक का 1 प्रश्न। 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न मैंने एक साथ सॉल्व कराए हैं, जिससे कि आप टॉपिक वाइज ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। आज का वीडियो समझने के लिए आप सभी व्यापारी बन जाइए। आप जब एक व्यापारी या निर्माता बनकर बाजार में हैं और किस तरह का व्यवहार करेंगे, आज आपको बस यही इमेजिन करना है। आपकी एक स्वेटर की दुकान है। ये जो स्वेटर है, इसकी गर्मी के मौसम में इस स्वेटर की कीमत 400 रुपए है। यही स्वेटर की कीमत ठंड में 600 रुपए हो जाती है। अब आप बताइए, इसे कब आप बेचना चाहेंगे? निश्चित है आप इसे ठंड में बेचना चाहेंगे, क्योंकि तब इसकी कीमत अधिक है। एक व्यापारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। मतलब कम कीमत पर वह कम पूर्ति करता है, यानी कम बेचना चाहता है, क्योंकि उसका लाभ कम होता है, और अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति करता है, जिससे उसे अधिक प्रॉफिट होता है। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ति का नियम। कम कीमत होने पर पूर्ति कम होती है और अधिक कीमत होने पर पूर्ति भी अधिक होती है। यही हमारा पूर्ति का नियम है। प्रश्न है, पूर्ति का नियम समझाइए। एक प्रश्न और आता है, पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र की सहायता से पूर्ति के नियम को समझाइए। यही प्रश्न इस तरह से भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूर्ति के नियम को समझाइए। एक पूर्ति वक्र ऊपर की ओर क्यों झुकता है? ये तीनों प्रश्न हम एक साथ समझ सकते हैं, या तीनों प्रश्नों को आप एक साथ समझ लीजिए। यदि कम अंक में आता है, 2 अंक में आता है, तो आप छोटा उत्तर लिखेंगे शब्द सीमा में। यदि यही प्रश्न 3 अंकों में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल करके आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी हो जाती है। यानी किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हम पूर्ति को बढ़ा देंगे, और यदि कीमत कम हो जाएगी तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा संबंध या धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यानी कीमत और पूर्ति के बीच कैसा संबंध है यहाँ पर? सीधा या धनात्मक। इसको हम परीक्षा में सूत्र के रूप में याद करने के लिए हम ऐसा भी लिख दिया है मैंने कि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम होती है। तो आपको यहाँ पर कीमत और पूर्ति के बीच कैसा संबंध दिख रहा है? धनात्मक। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, कीमत कम हो रही है तो पूर्ति भी कम हो रही है। पूर्ति के नियम को सूत्र के रूप में हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, S इज इक्वल टू एफ पी। S यहाँ क्या है? वस्तु की पूर्ति, सप्लाई। P है वस्तु की कीमत यानी प्राइस, और F है इन दोनों के बीच फलनात्मक संबंध। फलनात्मक संबंध क्या बताता है? 2 चरों के बीच संबंध बताता है। यदि यहाँ पर पूर्ति किस पे निर्भर है? कीमत पर। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। पूर्ति के नियम का तालिका के द्वारा प्रस्तुतिकरण। कीमत और पूर्ति की इकाइयां, यहाँ हमने लिया है कीमत P और पूर्ति की इकाई क्या लिया हमने? Q, क्वांटिटी। जब वस्तु की कीमत 10 है तब पूर्ति 100 होगी। यदि कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ के कितनी हो गई? 200 हो गई। और जब कीमत 30 है तो पूर्ति कितनी हो गई? 300 हो गई।
यानी हमको ये जो तालिका है इससे स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे-जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, पूर्ति की इकाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं। यानी दोनों के बीच कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। इसको हम रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने OX अक्ष में क्या ले लिया? मात्रा ले लिया और OY अक्ष में हमने कीमत ले लिया। जब 10 रुपए कीमत है तो पूर्ति कितनी है? 100 है। ये हो गई 10 है तो हमारी पूर्ति 100। जब कीमत 20 है तो पूर्ति कितनी है? 200। जब कीमत 30 है तब पूर्ति 300। इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमको एक रेखा प्राप्त होगी। यही हमारी कहलाएगी पूर्ति रेखा या SS वक्र, सप्लाई वक्र। पूर्ति के नियम का रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण। हमने पिछले स्लाइड में हमने पूर्ति का रेखा चित्र बनाया था ना, इसको हम लिखेंगे कैसे परीक्षा में? रेखा चित्र में मात्रा Q को OX अक्ष में और कीमत P को OY अक्ष पर दिखाया गया है और यहाँ SS वक्र कौन सा है? ये हमारा सप्लाई कर्व है। पूर्ति वक्र ये है हमारा SS। पूर्ति वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, जिसका अर्थ है कि पूर्ति की जाने वाली मात्रा और कीमत में सीधा संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ति भी घटती है। हमसे एक प्रश्न और पूछा गया था कि मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है कि जैसे-जैसे यहाँ पर कीमत बढ़ती जा रही है, पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। यानी कीमत और मात्रा दोनों में सीधा संबंध है। इसी कारण हमेशा जो पूर्ति वक्र है, इसका ढलान ऊपर की ओर होता है। यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि आप लिखिए कि मांग का नियम क्या है और ये बताइए कि मांग वक्र पूर्ति वक्र ऊपर की ओर क्यों होता है, तो आपको तालिका भी बनाना है और रेखा चित्र भी बनाना है और इन दोनों के बीच संबंध बताना है कि कीमत और मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है, जिसके कारण पूर्ति वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय है? एक बाजार में बहुत से विक्रेता होते हैं जो विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार होते हैं। हम आप बाजार जाते हैं तो हमको वहाँ पर बहुत सारे विक्रेता दिखते हैं। यदि हम सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे सब्जी बेचने वाले होते हैं। तो बाजार का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। यदि इन सब विक्रेताओं की पूर्ति को जोड़ दिया जाए तो एक बाजार की पूर्ति तालिका बन जाती है। यदि आपको परीक्षा में 2 अंक का आता है तो आपको बस इतने ही शब्द सीमा में रहकर लिखना है। परंतु बाजार पूर्ति तालिका को समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है कि बाजार में यदि हम चीनी का उदाहरण ले लेते हैं कि बाजार में चीनी की पूर्ति क्या केवल एक फर्म करती है? आप सोचिए क्या पूरे बाजार में केवल एक फैक्ट्री की ही शुगर आती होगी? नहीं। बाजार में चीनी की पूर्ति करने वाली अनेक फर्म हो सकती हैं। मान लो मैंने 3 फर्म ली। फर्म ये हो गई हमारी X, फर्म ये हो गई Y और ये हो गई हमारी फर्म Z। यानी बाजार में ये 3 फर्में शुगर की पूर्ति करते हैं। इसको हम बाजार तालिका में कैसे लिखेंगे? ये मैंने तालिका बनाया है, इसको आप परीक्षा में मत बनाइए, परंतु फिर भी आप समझ लीजिए जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि बाजार पूर्ति तालिका क्या होती है। पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत बढ़ती जाती है तो पूर्ति भी बढ़ती जाती है और कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम होती है। ये देखिए कि कीमत जैसे-जैसे बढ़ती जाती है तो पूर्ति भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसी प्रकार बाजार में सभी फर्म भी अपनी कीमत के अनुसार पूर्ति करेगी। ये जो सारणी देख लीजिए यहाँ पे जब कीमत शक्कर की 2800 रुपए प्रति क्विंटल है, तब फर्म X कितना पूर्ति करती है? 8 क्विंटल। फर्म Y मान लो 10 क्विंटल और फर्म Z कितने क्विंटल? 15 क्विंटल। तो बाजार में जो कुल चीनी की पूर्ति होगी वो कितनी होगी? 33। 8 धन 10 धन 15। इन तीनों को हम जोड़ देंगे
तो ये हमारे हमारे बाजार की चीनी की पूर्ति निकल आएगी। किस कीमत पर? 2800। मान लो 3000 रुपए पे फर्म एक्स कितना क्विंटल पूर्ति कर रही है? 10। फर्म वाई कितना कर रही है? 12। और फर्म जेड कितना कर रही है? 17। जब हम फर्म एक्स को और वाई को और जेड को तीनों को जोड़ देंगे तो हमको बाजार की पूर्ति निकल आएगी 39। तो इस तरह से ये निकलती है बाजार पूर्ति तालिका, यही है। तो आप इसको परीक्षा में मत बनाइए, परंतु मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना था कि बाजार पूर्ति तालिका कब बनती है? जब बाजार में उपस्थित सभी फर्मों के मूल्य को हम पूर्ति को हम जोड़ देते हैं तो बाजार पूर्ति तालिका हमको प्राप्त हो जाती है। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं? पहला है वस्तु की कीमत, उत्पत्ति के साधनों की कीमत, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, उत्पादक की रुचि, तकनीकी ज्ञान और सरकारी नीति। ये सभी चीजें वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। पहला है हमारा वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वस्तु की कीमत पर वस्तु की पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति घट जाती है, लेकिन कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। जैसे एक किसान हैं आप और आप चावल का उत्पादन कर रहे हैं। यदि चावल की कीमत अधिक है तो आप चावल का उत्पादन अधिक करेंगे, परंतु यदि बाजार में आपको गेहूं का मूल्य अच्छा प्राप्त हो रहा है, अधिक प्राप्त हो रहा है, तो आप किसका उत्पादन अधिक करेंगे? गेहूं का। और मान लो यदि ये दोनों का मूल्य, सही मूल्य हमको बाजार में नहीं प्राप्त हो रहे, सही कीमत प्राप्त नहीं हो रही, तो हम किसका व्यापार करने लगेंगे? सब्जी का। क्योंकि हमको सब्जी में अधिक प्रॉफिट हो रहा है या अधिक कीमत पर हमको हमारी सब्जियां बिक रही हैं। तो आपने देखा कि पूर्ति को कौन प्रभावित करता है सबसे अधिक? वस्तु की कीमत। यदि कीमत अधिक है तो उसकी पूर्ति अधिक होगी, यदि कीमत कम है तो उसकी पूर्ति कम होगी। दूसरा पॉइंट है उत्पत्ति के साधनों की कीमत। उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने से उस वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन कम किया जाता है और पूर्ति घट जाती है। इसके विपरीत उत्पत्ति के साधन की कीमत घट जाने के कारण उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। मान लो मुझे चावल का उत्पादन करना है, तो चावल के उत्पादन के लिए मुझे किस-किस साधन की आवश्यकता होगी? मुझे खाद की भी ज़रूरत होगी, बीज की आवश्यकता होगी, बिजली क्या की भी आवश्यकता होगी सिंचाई के लिए, मज़दूरों की भी आवश्यकता होगी। यदि ये सभी साधन खाद, बिजली, बीज और मजदूर, ये सभी की कीमत यदि बढ़ जाएगी तो मेरा उत्पादन लागत इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चावल का उत्पादन लागत बढ़ जाएगा और जब ये उत्पादन लागत बढ़ जाएगा तो मैं उसका उत्पादन कम करूंगी, क्योंकि इसकी लागत कैसी हो गई है? बढ़ गई है। परंतु इसके विपरीत भी हो सकता है। यदि ये सभी साधन सस्ते हो जाएं तो मुझे चावल का उत्पादन भी सस्ता पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी? चावल का उत्पादन को बढ़ा दूंगी। उत्पत्ति के साधन से संबंधित भी दो अलग तरह से प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जैसे उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी आने पर वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी मैंने बताया था ना कि यदि ये साधन की कीमत कम हो जाएगी तो वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एक प्रश्न और है, यदि उत्पत्ति के साधन की लागत में वृद्धि हो जाए, यदि इन साधनों की लागत में वृद्धि हो जाएगी तो पूर्ति वक्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यदि ये लागत बढ़ जाएगी तो हमारी ये जो पूर्ति क्या होगी? कम होगी। इसको हम रेखा चित्र में कैसे बता सकते हैं? ये देखिए, यदि एस वक्र है हमारा, एस एस वक्र है पूर्ति वक्र, लेकिन इनकी लागत यदि बढ़ गई तो हम पूर्ति को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इसलिए लागत वक्र एस से खिसक कर कहाँ आ जाएगा? एस एस वन की ओर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं की उत्पत्ति के साधनों की लागत बढ़ गई है तो हम अब चावल का उत्पादन कम करेंगे, पहले की तुलना में उत्पादन हम कम करेंगे। तो जो वक्र था एस एस वक्र, पूर्ति वक्र था, वो खिसक कर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एस 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 वन वक्र की ओर।
इस प्रकार से ये जो दूसरा पॉइंट है, आपके 3-3 प्रश्नों का उत्तर है, एक ये प्रश्न है, ये प्रश्न है और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व में भी हम ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। अगला है हमारा वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला तीसरा तत्व, संबंधित वस्तुओं के मूल्य। वस्तु की पूर्ति संबंधित वस्तुओं के मूल्य पर भी निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु के मूल्य बढ़ जाएं, तो उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादक एवं विक्रेता ऐसी स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री करना अधिक पसंद करेंगे। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु के मूल्य कम हो जाए, तो उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसी दशा में उत्पादक एवं विक्रेता उस वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करना अधिक पसंद करेंगे। जैसे इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। अच्छा, इसका एक प्रश्न और है, इस पॉइंट का भी एक प्रश्न है, किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित करेगी। ये प्रश्न का उत्तर भी ये है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रश्न लिख दे रही हूँ, क्योंकि ये दो प्रश्नों का उत्तर है। एक तो प्रभावित करने वाले तत्व में हम पॉइंट लिख सकते हैं और दूसरा इस प्रश्न का उत्तर भी यही देना है हमको। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक फर्म है जो चाय बेचती है। यदि बाजार में कॉफी की कीमत बढ़ जाए, तो चाय वाला भी अपनी कीमत को बढ़ा देगा। ये निश्चित बात है कि आप भी अपने अनुभव से देखिए कि यदि बाजार में कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी, तो हर कोई चाय पीने लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉफी क्या हो गई है? महंगी हो गई है। तो ऐसे में चाय वाला भी अपनी वस्तु के मूल्य को बढ़ा देगा। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कॉफी की कीमत बढ़ेगी, तो व्यापारी कॉफी ही बेचना पसंद करेगा। उसको वो चाय नहीं बेचना चाहेगा, क्योंकि चाय कैसी है? सस्ती है। तो यदि ये इसकी कीमत बढ़ गई, तो वो चाहेगा कि हर व्यक्ति केवल क्या पिए? कॉफी पिए। तो आप समझ ही गए होंगे। आप समझ लीजिए कि आप स्वयं एक दुकानदार हैं, चाय बेचने वाले हैं या कॉफी बेचने वाले हैं। आपकी दुकान में चाय भी बिकती है और कॉफी भी बिकती है। यदि कॉफी की कीमत अधिक है, तो आपको प्रॉफिट अधिक किसमें होगा? कॉफी में होगा। तो आप क्या चाहेंगे कि हर ग्राहक क्या पिए? कॉफी पिए। तो इस तरह से आप कॉफी की पूर्ति को बढ़ा देंगे। पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है? पूर्ति, अभी हमने देखा था कि पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते थे। इसके पहले हमने देखा था पूर्ति के कीमत के अलावा अनेक तत्व पर निर्भर करती है। प्रत्येक वस्तु की पूर्ति अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। कीमत के स्थिर रहने पर पूर्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण जब पूर्ति वक्र परिवर्तित हो जाता है, तो इसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या दी है? यदि कीमत स्थिर है किसी वस्तु की, इसके अलावा जो अनेक तत्व होते हैं, अन्य तत्व होते हैं, जिसके कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, उसे हम पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। पूर्ति में वृद्धि तब होती है जब वर्तमान कीमत पर अधिक पूर्ति की जाती है, और जबकि पूर्ति में कमी तब होती है जब वर्तमान कीमत पर कम पूर्ति की जाती है। देखिए, आपको इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होगा। मैं बार-बार आपको तालिका और चित्र से ही समझाती हूँ, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। पूर्ति में वृद्धि, हमने क्या पढ़ा था? पूर्ति में परिवर्तन। हमें क्या पढ़ना है? पूर्ति में परिवर्तन। यहाँ क्या शर्त है? कीमत स्थिर। कीमत कैसी है यहाँ पे? स्थिर है। कीमत स्थिर है, इसके बाद भी यदि हमारी पूर्ति में वृद्धि होती है, यही कहलाता है पूर्ति में परिवर्तन। और दूसरी इसको हम चित्र में भी बता सकते हैं। ये हमारा एक्स में हमने ओ एक्स अक्ष में मात्रा ले लिया, ओ वाई अक्ष में कीमत ले लिया। ये हमारा पूर्ति वक्र है। 10 रुपए में हमने कितना किया है पूर्ति? 10 रुपए में हमारी जो पहली पूर्ति थी वो कितनी थी? 20 थी। ये देखिए, 10 रुपए में 20, और 10 रुपए में ही पूर्ति कितनी हो जाए? 30 हो जाए। ये देखिए, 10 रुपए में 30, यानी ये हमारा क्या दिखा रहा है पूर्ति वक्र? पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि हो गई ना। कीमत कैसी है यहाँ पे? स्थिर है। कितनी है कीमत? 10। 10 रुपए कीमत में पहले पूर्ति 20 थी
और 10 रुपए कीमत पर ही पूर्ति हो गई हमारी 30, इसे ही हम पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। दूसरा है हमारा पूर्ति में कमी। जब कीमत 10 रुपए है तब पूर्ति कितनी है? 30 है, और कीमत 10 है तब पूर्ति कितनी है? 20 है। यानी क्या हो गई है? कीमत तो स्थिर है यहाँ पर, इसके बाद भी पूर्ति में क्या हो गई है? कमी हो गई है। ये 10 रुपए कीमत पर हमारी पूर्ति कितनी है? 30 है, और 10 रुपए कीमत पर ही हमारी पूर्ति कितनी हो गई है? 20 हो गई है। यानी पूर्ति में क्या दिखा रहा है? कमी दिखा रहा है। कीमत तो स्थिर है, परंतु पूर्ति 30 से घट के कितनी हो गई है? 20 हो गई है। ये कहलाता हमारा पूर्ति में कमी। यानी पूर्ति में परिवर्तन की शर्त क्या है? कीमत क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। कीमत स्थिर होने के बाद भी जब वस्तु की पूर्ति में कमी या वृद्धि होती है, इसे हम पूर्ति में वृद्धि या कमी कहते हैं। एक प्रश्न है हमारा, पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? पूर्ति में वृद्धि से अभिप्राय उस स्थिति में है जब स्थिर कीमत पर भी वस्तु की अधिक पूर्ति की जाती है। इसके कारण पूर्ति वक्र आगे की ओर खिसकता है या पूर्ति वक्र बाईं ओर से दाएं ओर गति करता है। अभी पिछले स्लाइड में हमने समझा था पूर्ति में वृद्धि कि जब कीमत स्थिर है तब भी हमारी पूर्ति में वृद्धि हो जाए, ये कहलाता है पूर्ति में वृद्धि। इसको हम रेखा चित्र में भी बना लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने बताया था ना पूर्ति में वृद्धि, ये हो गई हमारी पूर्ति में वृद्धि। ए से कहाँ पहुंच गया हमारा वक्र? एस एस कर्व ए से पहुंच के कहाँ हो गया? बी पे हो गया। ये बढ़ गया 20 से कहाँ पहुंच गया? ये 30 में पहुंच गया। 10 रुपए में ये था 20, और 10 रुपए में कितनी इकाई हो गई? 30। तो आप परीक्षा में सीधे ये बनाइए, ये बनाइए, कीमत तो स्थिर है ही, ये वक्र बना दीजिए, वृद्धि है तो ये बना दीजिए, ये बना दीजिए कि ये आपकी वृद्धि है। यदि कमी का चित्र आता है तो आप वो भी सरल है, कीमत स्थिर है, यहाँ पे 10 रुपए है, ये वक्र बना दीजिए, ये बना दीजिए। इसको चित्र ऐसा एरो बना दीजिए कि ये हम बता रहे हैं कि वक्र में क्या हो गई? कमी हो गई। यदि वक्र वृद्धि होगी तो इस तरफ होगी, और कमी होगी तो इस तरफ होगी। अभी हमने देखा था पूर्ति में परिवर्तन। अब अगला टॉपिक है हमारा पूर्ति वक्र पर चलन। जब अन्य बातें समान रहती है तथा केवल कीमत में परिवर्तन होता है। यहाँ पे केवल किस में परिवर्तन हो रहा है? कीमत में। जबकि पहले पूर्ति में परिवर्तन में हमने क्या देखा था? कीमत कैसी थी? स्थिर थी। कितने रुपए में हमने किया था? 10 रुपए में। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? अन्य बातें समान है, केवल कीमत में परिवर्तन होता है, तो कीमत में बढ़ने पर उत्पादक अधिक पूर्ति करता है, जिसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं, तथा कीमत कम होने पर उत्पादक कम पूर्ति करता है, जिसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। पूर्ति में विस्तार क्या होगा? ये देखिए, जब कीमत कम है तो पूर्ति भी कम है, कीमत वृद्धि हो गई तो पूर्ति भी बढ़ गई, इसे हम कहते हैं पूर्ति में विस्तार। इसको भी रेखा चित्र में बना लेते हैं। जब 1 रुपए कीमत है तो पूर्ति कितनी है? 1 है। कीमत 5 रुपए हो गई तो पूर्ति भी कितनी हो गई? 5। यानी पूर्ति वक्र में चलन, यानी पूर्ति वक्र यहाँ से चल के कहाँ पहुंच गया? 5 पे। कब? जब पूर्ति में विस्तार हो रहा है। 1 से कहाँ पहुंच गया? ये 5 पे। इसको हम पूर्ति में चलन कहते हैं। ये जो चलन होता है पूर्ति वक्र पर ही होता है। अभी हमने क्या देखा था? पूर्ति में परिवर्तन में देखा था कि पूरा पूर्ति वक्र बदल गया था। यहाँ पूर्ति वक्र नहीं बदल रहा है, जबकि पूर्ति वक्र में ही परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए, इसीलिए इसे हम कहते हैं पूर्ति वक्र में चलन। पूर्ति में संकुचन। जब कीमत 5 रुपए है तो पूर्ति 5 रुपए है, और जब कीमत 1 रुपए है तो पूर्ति भी कितनी हो गई? कम हो गई। यानी कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ कीमत स्थिर नहीं है। अब देखिए इसको तालिका में, जब कीमत 5 रुपए है तब पूर्ति 5 रुपए, कीमत कम हो गई,
₹1 हो गई तो पूर्ति भी कम हो गई। तो वक्र यहां से खिसक कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। आपने ये अंतर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम पूर्ति वक्र में ही परिवर्तन हो रहा है, जबकि पूर्ति वक्र में परिवर्तन जब हम कर रहे थे तो पूर्ति पूरा वक्र बदल जा रहा था, और पूर्ति वक्र में चलन का मतलब है उसी वक्र पर ही आगे पीछे वक्र खिसकना। अभी हमने पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन अलग अलग समझा था। अब आप यदि ये प्रश्न एक साथ समझ लेंगे तो आपको जो कंफ्यूजन है पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये देखिए पूर्ति वक्र पर चलन, हमने क्या देखा था पूर्ति वक्र में चलन, विस्तार में देखा था 1 से कहाँ पहुंच गया, 5 पे, और संकुचन में क्या देखा था, 5 से कहाँ पहुंच गया था, 1 पे। ये था हमारा पूर्ति वक्र पर चलन। जबकि दूसरा क्या है हमारा, पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पूर्ति वक्र में परिवर्तन कैसे होता है, ये हमारा 10 रुपए कीमत, यहाँ पे हमारी कीमत स्थिर है, 10 रुपए कीमत पर हमारी पूर्ति 20 है। 10 रुपए पर यदि वृद्धि होगी, पूर्ति वक्र में वृद्धि होगी तो 10 में कितना हो जाएगा, 30, और कमी होगी तो 20 से घट के कितना हो जाएगा, 10। तो ये था हमारा पूर्ति वक्र में परिवर्तन, जिसमें पूर्ति वक्र आगे और पीछे की ओर खिसकता है, जबकि पूर्ति वक्र में ही परिवर्तन, चलन का क्या मतलब है, पूर्ति वक्र ही आगे पीछे हो रहा है। अब आपको दोनों चित्र से स्पष्ट समझ में आ गया होगा पूर्ति वक्र में परिवर्तन और पूर्ति वक्र पर चलन। ये देखिए इन दोनों में अंतर हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ए से बी हो गया था वृद्धि में और ए से सी हो गया था पूर्ति वक्र में कमी में। पूर्ति वक्र में चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन में अंतर। पूर्ति वक्र में चलन से अभिप्राय जब किसी वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, वो कहलाता है पूर्ति वक्र पर चलन। और पूर्ति वक्र में परिवर्तन, यहाँ पर कीमत स्थिर होती है और अन्य कारक के कारण जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है पूर्ति वक्र में परिवर्तन। ये है पूर्ति वक्र में परिवर्तन। और पूर्ति वक्र में चलन का चित्र कैसा था हमारा, ये था, यहाँ से बढ़ सकता है या यहाँ से कम हो गया था। ये था हमारा पूर्ति वक्र पर चलन। पूर्ति के अन्य तत्व को स्थिर माना जाता है, यहाँ पर कीमत को स्थिर माना जाता है। पूर्ति वक्र में किसको स्थिर माना जाता है, कीमत को स्थिर माना जाता है। रेखा चित्र के अनुसार पूर्ति वक्र पर नीचे अथवा ऊपर की ओर संचलन होता है। इसमें ऊपर या नीचे की ओर संचलन होता है, जबकि पूर्ति वक्र में परिवर्तन में रेखा चित्र के अनुसार पूर्ति वक्र आगे या पीछे की ओर खिसकाव के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसमें पूर्ति वक्र में आगे या पीछे के द्वारा खिसकाव के द्वारा पूर्ति में परिवर्तन को व्यक्त किया जाता है। देखिए आप कोशिश करिए कि ये दोनों चित्र आप समझ लीजिए तो आपको ये दोनों बन जाएगा, पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति में परिवर्तन। तो ये इसी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और 3-4 प्रश्न और बचे हैं, मैं अगले पार्ट में उनको समझा दूंगी। थैंक यू।